सुर दो। वह खुशबू जो भुलाई नहीं। अगली सुबह पिछली रात का कोई निशान लेकर नहीं आई थी, या शायद लेकर आई थी, लेकिन आर्यन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। अलार्म बजा तो आंखें अपने आप खुल गईं। फौजी की ट्रेनिंग जैसी आदत। सुबह के 5 बजे थे। बाहर अब भी अंधेरा था, लेकिन जयपुर की सड़कों पर हल्की रौनक होने लगी थी। दूध वाले की साइकिल की घंटी, मंदिर से आता घंटे का नाद और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज, सब कुछ वैसा ही था जैसे हर सुबह होता था। लेकिन आर्यन वैसा नहीं था। वह बिस्तर से उठा तो शरीर में एक अजीब सी बेजानी थी। रात भर नींद और जागने के बीच की जो पतली सी लकीर होती है, वह उसी पर चलता रहा था। कबीर की बात, वह वापस आ गई है, दिमाग में बार बार गूंज रही थी। उसने चेहरे पर पानी मारा, शीशे में अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे स्याह घेरे, होंठ रुके और माथे पर एक गहरी रेखा जो पिछली रात खिंची थी। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और रोज की तरह ट्रैक सूट पहना। दौड़ना एक अनुशासन था, जुनून नहीं। वह रोज 7 किलोमीटर दौड़ता था, सेंट्रल पार्क के चक्कर, कभी कभी जवाहर सर्कल तक। दौड़ते हुए उसका दिमाग खाली हो जाता था, या यूं कहें कि वह खाली कर देता था। लेकिन आज दिमाग ने उसकी एक न मानी। पैर चल रहे थे, सांसें चल रही थीं, लेकिन सिर के अंदर एक ही चेहरा घूम रहा था, नैना। वही लहराते बाल, वही आधी मुस्कान, वही आंखें जो बोलती तो कम थीं, कहती बहुत थीं। 8 सालों में उस चेहरे की एक एक रेखा उसने याद कर ली थी, और 8 सालों में वह चेहरा धुंधला नहीं पड़ा था। उल्टा समय के साथ और पैना हो गया था। वापस लौटते हुए उसने अपनी ही सांसों की आवाज सुनी। हवा में ठंडापन था, लेकिन माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने फोन निकाल कर देखा, कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। कबीर ने कल रात के बाद से कुछ नहीं लिखा था। शायद वह समझ रहा था कि आर्यन को वक्त चाहिए, या शायद वह खुद भी उलझा हुआ था। घर पहुंचकर उसने कॉफी बनाई, फ्रेंच प्रेस में डार्क रोस्ट, बिना चीनी बिना दूध। पहला घूंट भरते ही दिमाग की नसों में जैसे करंट दौड़ गया। कॉफी बनाने की यह रस्म भी नैना की दी हुई थी। पहले वह चाय पीता था, अदरक वाली, माँ के हाथ की तरह। लेकिन नैना ने एक बार कहा था, तुम्हारी पर्सनैलिटी में चाय नहीं जंचती आर्यन, तुम कॉफी वाले इंसान हो, डार्क, स्ट्रॉन्ग और थोड़े बिटर। वह हंस दिया था उस दिन, और अगले ही हफ्ते फ्रेंच प्रेस खरीद लाया था। आज वही कॉफी पीते हुए उसे लगा कि जैसे नैना की यादों ने इस पूरे घर को घेर रखा है। यह घर जयपुर के सिविल लाइन्स इलाके में था। एक शांत, साफ सुथरा फ्लैट। दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स थीं, एक बड़ी सी बुक शेल्फ और एक कोने में उसकी मेडिकल जर्नल्स का ढेर। यह घर बिल्कुल उसी की तरह था, व्यवस्थित, सधा हुआ और बिल्कुल अकेला। उसने घड़ी देखी, 7 बजने को थे। हॉस्पिटल पहुंचने का वक्त हो गया था। उसने सफेद कोट पहना, स्टेथोस्कोप गले में डाला और एक बार फिर शीशे में खुद को देखा। आंखों के नीचे के घेरे अब हल्के पड़ गए थे। चेहरे पर वही पेशेवर सख्ती आ गई थी। डो आर्यन माथुर, कार्डियोथोरेसिक सर्जन। इस नाम के साथ कोई कमजोरी नहीं जुड़ी हो सकती थी, कम से कम बाहर से तो नहीं। वह अस्पताल पहुंचा। पार्किंग में अपनी कार खड़ी करते ही सिक्योरिटी गार्ड ने सैल्यूट किया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया और सीधे ओपीडी की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोर में अभी भीड़ नहीं थी, सिर्फ कुछ स्टाफ नर्सें आपस में बातें कर रही थीं और 1-2 मरीज रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठे थे। उसने अपने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सब कुछ वैसे ही था जैसे कल छोड़ा था। फाइलों का ढेर, कॉफी का ठंडा मग और वह डायरी जो अब भी दराज में बंद थी। उसने जानबूझकर दराज नहीं खोली। आज नहीं, आज उसे अपने आप को साबित करना था कि वह सामान्य है, कि कबीर की बताई खबर का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। पहला मरीज आया, एक बुजुर्ग 70 साल के आसपास, छाती में दर्द की शिकायत लेकर। उनके साथ उनकी बेटी थी, कोई 35-40 साल की, घबराई हुई। आर्यन ने ईसीजी देखी, ब्लड प्रेशर चेक किया और भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। दवाइयां लिखी और अगली विजिट की तारीख बताई। बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया। बेटी ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। आर्यन के चेहरे पर वही पेशेवर शांति बनी रही। फिर दूसरा मरीज, तीसरा, चौथा, सिलसिला चलता रहा। हर मरीज के साथ वह पूरी तरह मौजूद था।
सुन रहा था, समझ रहा था, सलाह दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे शरीर के किसी कोने में कोई अलार्म बज रहा हो जिसे वह अनसुना कर रहा था। और तभी वह हुआ जिसके लिए वह तैयार नहीं था। दरवाजा खुला और एक महिला अंदर आई। उम्र कोई 35 के करीब, बदन पर हल्के नीले रंग की साड़ी, हाथ में एक फाइल। वह मुस्कुराते हुए अंदर आई और कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम श्रद्धा है। आर्यन ने सिर हिलाया। नमस्ते, बताइए। उसने अपनी फाइल खोली और रिपोर्ट्स निकालने लगी। तभी आर्यन की नाक में एक खुशबू आई, एक बहुत पतली, बहुत जानी पहचानी खुशबू। चमेली और मिट्टी की बारिश का मेल, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसकी सांसें रुक गईं, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह खुशबू, वह बिल्कुल नैना की खुशबू थी। नैना हमेशा यही परफ्यूम लगाती थी, किसी लोकल दुकान से खरीदा हुआ, सस्ता सा लेकिन बहुत खास। वह कहती थी, यह खुशबू मुझे अपनी नानी के घर की याद दिलाती है, बरसात की पहली बूंदें और चमेली के फूल। और आर्यन हर बार उस खुशबू में खो जाता था। उस खुशबू का एक एक नोट उसकी यादों में रच बस गया था। और आज 8 साल बाद वही खुशबू उसके केबिन में तैर रही थी। डॉक्टर साहब, श्रद्धा ने उसे देखा। आप ठीक हैं? आर्यन ने पलकें झपकाईं। उसे एहसास हुआ कि वह पिछले कई सेकंड से शून्य में घूर रहा था। उसने गला साफ किया और खुद को संभाला। हाँ हाँ, बताइए। मुझे कुछ दिनों से सीने में हल्का दर्द हो रहा है। मेरे फैमिली डॉक्टर ने आपको दिखाने को कहा। आर्यन ने स्टेथोस्कोप उठाया। उसके हाथों में एक बारीक सी कंपी थी, लेकिन उसने उसे दबा लिया। गहरी सांस लीजिए। उसने अपनी आवाज को जितना हो सके सामान्य रखने की कोशिश की। श्रद्धा ने सांस ली। आर्यन ने दिल की धड़कनें सुनी। सामान्य थी, लेकिन उसका अपना दिल सामान्य नहीं था। वह खुशबू अब भी उसके चारों तरफ थी, जैसे किसी ने उसे जंजीरों से बांध दिया हो। उसने झटके से स्टेथोस्कोप हटाया और पर्चे पर कुछ लिखने लगा। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, करवा लीजिए। रिपोर्ट आने पर मुझे दिखा दीजिएगा। श्रद्धा ने पर्चा लिया और मुस्कुराई। थैंक यू डॉक्टर साहब। वह उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला तो खुशबू का एक और झोंका आर्यन तक पहुंचा, और फिर दरवाजा बंद हुआ और खुशबू गायब हो गई। लेकिन आर्यन के अंदर कुछ गायब नहीं हुआ। वह अपनी कुर्सी पर धंस गया, आंखें बंद कर लीं। सामने अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में नैना खड़ी थी, हाथों में परफ्यूम की शीशी ली, मुस्कुराते हुए कह रही थी, सूंघो तो सही, दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशबू है। और वह हंसता हुआ नाक सिकोड़ता था और कहता था, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वह कहती थी, स्ट्रॉन्ग चीजें ही तो टिकती हैं डॉक्टर साहब। वह खुशबू उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और वह कमजोरी आज एक अनजान मरीज के साथ उसके केबिन में चली आई थी और उसे तहस नहस कर गई थी। दिन बीतता गया और ऑपरेशन थिएटर में एक एंजियोप्लास्टी का केस था, जिसे उसने यंत्रवत अंदाज में पूरा किया। हाथ अपना काम कर रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं और था। ऑपरेशन के दौरान अंकित ने 2 बार कुछ पूछा, लेकिन आर्यन ने सुना नहीं। तीसरी बार जब अंकित ने आवाज लगाई तो आर्यन ने चौंक कर कहा, हाँ ठीक है, करो। अंकित ने सुधा की तरफ देखा। सुधा ने चुप रहने का इशारा किया। दोनों जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। शाम होने को आई। आसमान में बादल घिर आए थे। जयपुर में बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन कभी कभी मौसम अपवाद बन जाता है, जैसे जिंदगी। अस्पताल की खिड़की से वह बादलों को देखता रहा, भारी गहरे भूरे बादल। जब बादल गरजे तो उसके सीने के अंदर भी कुछ गरजा। बारिश शुरू हुई तो वह खिड़की के पास ही खड़ा रहा। बूंदें कांच से टकरा रही थीं और नीचे फिसल जा रही थीं, जैसे यादें आती हैं, टकराती हैं और फिर कहीं खो जाती हैं, लेकिन अपना निशान छोड़ जाती हैं। उसने फैसला किया कि वह आज जल्दी घर नहीं जाएगा। घर जाकर करेगा भी क्या? दीवारों से बातें करेगा। उसने अपना कोट उतारकर कुर्सी पर रखा और अस्पताल की कैंटीन की तरफ चल दिया। वह कैंटीन जो कभी उसके लिए सिर्फ खाने की जगह नहीं थी। कैंटीन अस्पताल की 5वीं मंजिल पर थी, एक खुली सी जगह जहां से शहर का कुछ हिस्सा दिखता था। शाम के 7 बज रहे थे, इसीलिए वहां भीड़ नहीं थी। बस 1-2 नर्सें चाय पी रही थीं और एक जूनियर डॉक्टर सैंडविच खा रहा था।
आर्यन ने एक कोने वाली टेबल पकड़ी, वही टेबल जहां वह और नैना बैठते थे। हाँ, ये वही टेबल थी। नैना जब भी उससे मिलने आती वह इसी कैंटीन में उसका इंतजार करती। आर्यन हमेशा लेट होता, ऑपरेशन, इमरजेंसी, राउंड्स, और नैना हमेशा इंतजार करती। उसके हाथ में कोई ना कोई किताब होती और सामने एक कप कॉफी ठंडी हो चुकी होती। जब आर्यन भागता हुआ आता तो वह किताब से नजर उठाकर कहती, डॉक्टर साहब, मरीजों को तो आप ठीक कर देते हैं, मेरे इंतजार का क्या करेंगे? और वह हंसकर कहता, तेरे इंतजार का इलाज नहीं मेरे पास, बस तुझसे मिलना है। उन दिनों कैंटीन की हर टेबल गवाह थी, उनकी बहसों की, उनकी हंसी की, उनकी खामोशियों की। एक बार नैना ने इसी टेबल पर बैठे बैठे अपनी एक कविता सुनाई थी। आर्यन को पूरी कविता याद नहीं थी, लेकिन कुछ लाइनें याद थीं। तुम धड़कनों की बात करते हो, मैं धड़कनों के बीच की खामोशी जानती हूँ। तुम जीवन बचाने की कला जानते हो, मैं जीवन जीने की वजह ढूंढती हूँ। उस दिन उसने कविता सुनने के बाद नैना का हाथ पकड़ लिया था, कैंटीन की भरी दोपहरी में सबको दिखाते हुए। नैना ने शर्माकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने नहीं छोड़ा था। पागल हो तुम, नैना ने कहा था, और उसने जवाब दिया था, हाँ, तेरे लिए आज वही टेबल खाली थी। सामने वाली कुर्सी पर कोई नहीं बैठा था, बस एक खालीपन था जो मेज के उस पार से उसे घूर रहा था। उसने एक कप कॉफी मंगवाई, डार्क, बिना चीनी। घूंट भरा तो लगा जैसे स्वाद भी बदल गया है। कॉफी वही थी, लेकिन जायका अब फीका था। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन शहर की सड़कों पर पानी जमा था। गाड़ियों की हेडलाइट्स पानी पर चमक रही थीं। उसे याद आया कि नैना को बारिश से कितना प्यार था। वह बारिश में भीगने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक बार तो वह अस्पताल के बाहर खड़ी खड़ी अचानक बारिश में भाग गई और आर्यन को भी खींच लिया। उस दिन वह अपनी सफेद कोट में भीग गया था। नर्सों ने देखा तो हंसी आ गई थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। नैना के साथ होने का मतलब ही था सब कुछ भूल जाना। लेकिन अब नैना नहीं थी और बारिश सिर्फ बारिश थी। उसने कॉफी का आखिरी घूंट भरा और खड़ा हो गया। कैंटीन से निकलते हुए उसने उस टेबल को एक आखिरी बार देखा। अगर मेज बोल सकती तो शायद कहती, तुम अब भी यहीं खड़े हो और वह अब भी कहीं नहीं है। रात के 9 बज चुके थे। आर्यन अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो अंदर सन्नाटा था, वही सन्नाटा जो हर रात उसका स्वागत करता था। उसने लाइट जलाई, जूते उतारे और सोफे पर बैठ गया। शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग जाग रहा था। आज का दिन उसके लिए एक लंबी लड़ाई था, हर पल खुद को सामान्य दिखाने की लड़ाई, और वह इस लड़ाई में थक चुका था। उसने सोचा कि कुछ पढ़ लेता हूँ। बुक शेल्फ से एक मेडिकल जर्नल उठाई, लेकिन 5 मिनट में ही रख दी। शब्द आंखों के सामने से गुजर रहे थे, लेकिन दिमाग तक नहीं पहुंच रहे थे। फिर उसने टीवी चलाया, कोई न्यूज चैनल, कोई पुरानी फिल्म, कुछ भी, लेकिन आवाजें सिर्फ शोर थीं। उसने खिड़की खोली, बाहर ठंडी हवा आ रही थी। आसमान साफ हो चुका था और चांद निकल आया था, पूरा का पूरा दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ। वह चांद को देखता रहा। नैना हमेशा चांद की दीवानी थी। वह कहती थी, चांद देखो तो समझ आता है कि अकेले रहना भी कितना खूबसूरत हो सकता है। और आर्यन कहता था, अकेला तो मैं भी हूँ, मेरी खूबसूरती क्यों नहीं दिखती? और वह हंसकर कहती थी, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास मैं हूँ। अब वह सचमुच अकेला था और उस अकेलेपन की कोई खूबसूरती नहीं थी। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखा, कबीर। उसका दिल जोर से धड़का। उसने फोन उठाने से पहले एक पल रुककर सांस ली, फिर हरी बटन दबाई। हाँ कबीर। आर्यन, तू ठीक है? कबीर की आवाज में चिंता थी, दोस्ती का वह रंग जो दिखावे से परे होता है। हाँ ठीक हूँ, तू बता। कबीर ने एक पल की खामोशी के बाद पूछा। आर्यन, मैंने कल जो बताया उसके बारे में सोचा। आर्यन की उंगलियां मेज पर थिरकने लगी, वही बेचैनी वाली आदत। नहीं, मैं सोचना नहीं चाहता, लेकिन तुझे सोचना पड़ेगा। क्यों? आर्यन की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। 8 साल से मैं सोच रहा हूँ कबीर, 8 साल से। अब और सोचने की ताकत नहीं है मुझ में। वह अस्पताल आ रही है, कबीर ने सीधे कह दिया। आर्यन की सांसें रुक गईं। क्या? कल वह तेरे ही अस्पताल में किसी से मिलने आ रही है।
पता नहीं किससे, लेकिन मुझे पक्की खबर मिली है। आर्यन चुप रह गया। कबीर की आवाज दूर से आती हुई लग रही थी, जैसे किसी सुरंग के उस पार से। नैना, उसी के अस्पताल में कल। मुझे माफ कर दो, कबीर ने धीमे से कहा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें अचानक पता चले और तुम संभल न पाओ। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसके गले में कुछ फंस गया था। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। आर्यन, तू सुन रहा है? कबीर की आवाज में घबराहट थी। हाँ, आर्यन ने बड़ी मुश्किल से कहा। मैं बाद में बात करता हूँ। अरे लेकिन। आर्यन ने फोन काट दिया। उसने फोन मेज पर रख दिया। हाथ कांप रहे थे, दोनों हाथ। उसने अपने हाथों को सामने फैलाकर देखा। ये वही हाथ थे जो रोज ऑन ऑपरेशन थिएटर में बिना 1 मिलीमीटर हिले दिल की सर्जरी करते थे। ये वही हाथ थे जिन पर पूरे अस्पताल को भरोसा था। ये वही हाथ थे जिन्होंने सैकड़ों जिंदगियां बचाई थीं। और आज ये हाथ कांप रहे थे, बेकाबू, बेवजह, बेबस। मैंने फोन रख दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं एक सर्जन हूँ, मेरे हाथ कभी नहीं कांपते। लेकिन वह नाम सुनते ही मेरा सब कुछ बिखर गया। नैना, बस एक नाम, और मेरी पूरी दुनिया हिल गई।